वेलकम बैक। मैं बात कर रहा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेथड्स के बारे में बताऊंगा और सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम मेथड्स की बात करें तो इसमें दो मेन अप्रोच है हमारे पास, इसके बारे में बात किया जाएगा। पहला तो एक हमारे पास होता है EST, ठीक है। दो तरीके बताए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा कि आप डीएनए का सीक्वेंसिंग करेंगे तो इसके लिए दो तरीका बताया गया है। एक होता है EST, जिसका मतलब होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। इसका मीनिंग होता है बेटा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। और दूसरा होता है सीक्वेंस एनोटेशन। दूसरा कौन होता है? सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन। देखो दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है समझो। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग का मतलब यह होता है कि डीएनए में जो पार्ट, जो जीन कोडिंग पार्ट है उसी का सीक्वेंसिंग करना। यानी आप अगर डीएनए को देखोगे तो हमारा डीएनए आप देखो इस तरीके से डीएनए है। अब ये ह्यूमन के डीएनए में जहां जहां पे कोडिंग पार्ट है, जैसे ये वाला कोडिंग पार्ट है, तो इससे क्या होगा? आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनता है बेटा, और इससे बनता है फिर प्रोटीन, ठीक है। तो इन्हीं कोडिंग पार्ट को, जहां जहां पे कोडिंग पार्ट रहेगा उन्हीं पार्ट का सीक्वेंसिंग करना था, नॉन कोडिंग पार्ट का सीक्वेंसिंग नहीं करना था। यानी जो आरएनए के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करवा सकते हैं उसी पार्ट को हम सीक्वेंसिंग करेंगे। इसलिए इसे बोला गया एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। जो पार्ट एक्सप्रेस हो रहा है उसको आप सीक्वेंस करके उसे टैग कर दो, उसमें कुछ मॉलिक्यूलर मार्कर्स वगैरह आते हैं, उसको आप उससे आप इंडिकेट कर दो ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सके फ्यूचर में अगर हमें उसे काम लगे तो सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा हूं, सिंपल भाषा में समझो कि जो पार्ट हमारा डीएनए का आरएनए बनाता है या फिर प्रोटीन बनाएगा तो उसी पार्ट का हम सीक्वेंसिंग करेंगे, ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया। एक अप्रोच हमारे पास ये था कि हम पूरे डीएनए का सीक्वेंसिंग करें, होल जीनोम का सीक्वेंसिंग करें। हमारे होल जीनोम मतलब 24 क्रोमोसोम में जितना डीएनए होता है, टोटल डीएनए का सीक्वेंसिंग करना है, उसमें टोटल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसिंग देखना होता है। इसे हम बोलते हैं होल जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? यहां पे मैं बोल रहा हूं कि सीक्वेंसिंग ऑफ ओनली दोज पार्ट विच कैन एक्सप्रेस, ठीक है, आरएनए के फॉर्म में जो एक्सप्रेस करेगा। अच्छा, सीक्वेंस एनोटेशन इज ए ब्लाइंड अप्रोच। ब्लाइंड अप्रोच, ये क्वेश्चन आ सकता है। ब्लाइंड अप्रोच का मतलब क्या होता है? इसमें होल जीनोम का सीक्वेंसिंग होता है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है ना। जीनोम मतलब समझ रहे हो ना, हैप्लॉइड डीएनए होता है। हैप्लॉइड डीएनए में 23 क्रोमोसोम होते हैं, पर हम यहां पे कितने क्रोमोसोम का सीक्वेंसिंग करेंगे? 24 क्रोमोसोम का। एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है बाई क्रोमोसोम, जो ह्यूमन के मेल में पाया जाता है। तो यहां पे ये पूरा का पूरा सीक्वेंसिंग करना था। अब बात ये आती है कि आप डीएनए का सीक्वेंसिंग करोगे कैसे? तो डीएनए के सीक्वेंसिंग करने के लिए बेटा एक मेथड हमारे पास अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं सैंगर मेथड। सैंगर मेथड, ये क्या, कौन सा मेथड होता है? ये एक ऐसा मेथड है जिस मेथड को हम अप्लाई करके, इसके बारे में आपको नहीं जानना है, एक फ्रेडरिक सैंगर के द्वारा कुछ बनाया गया मेथड्स है। इस मेथड से हम डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस। तो सैंगर मेथड किस लिए यूज किया जाता है? सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, यानी डीएनए का सीक्वेंसिंग भी इससे कर सकते हो, या अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन, ठीक है बेटा। प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंसिंग करना है या डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसिंग करना है, तो उसके लिए हम सैंगर मेथड अप्लाई करते हैं। इसी मेथड को अप्लाई करके हम डीएनए का सीक्वेंसिंग करने हैं। अच्छा, किया कौन सा मेथड अप्लाई किया गया, मतलब EST या तो बोला गया कि इसी मेथड को करो, क्योंकि इसमें देखो क्या है, पूरा का पूरा जीनोम का सीक्वेंसिंग करना जरूरी है। क्योंकि आप खाली सिर्फ उस पार्ट का सीक्वेंसिंग करोगे जो हमारा एक्सप्रेस करता है
जो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है। कभी कभी मान लो फ्यूचर में जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है वो भी फंक्शनल हो गया, तो फिर उसके लिए अलग से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाएगा ना, तो इसलिए पूरा जीनोम का सीक्वेंसिंग किया गया था। ठीक है, मेथड कौन सी अप्लाई की गई थी? सैंगर मेथड्स। दो अप्रोच थे हमारे पास, मेथड में है हमारा सैंगर मेथड, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कुछ सेलिएंट फीचर्स दिए गए हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, ये जरूर याद रखेंगे आप लोग। आइए हम सेलिएंट फीचर्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा सेलिएंट फीचर की बात कर लेते हैं। सेलिएंट फीचर का मतलब होता है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने बनाया है उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास है जो हमें काम में आएगा, जो हमारा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसके बारे में बता रहा हूं। पहला नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ह्यूमन जीनोम होता है, जो ह्यूमन जीनोम है बेटा, इसमें अगर पूछा जाए कि कितने टोटल बेस पेयर्स होते हैं तो आप तो जानते हो कि लगभग 3 बिलियन के आसपास से होता है। 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स होता है। बट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको कितना बोलना है? आपके एनसीईआरटी में दिया गया है बेटा, ये वैल्यू दिया गया है 3164.7 मिलियन। अच्छा, अगर इसे बिलियन में बोलोगे तो कितना बोलना है? तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3.1647 बिलियन आएगा। इतने बेस पेयर होते हैं ह्यूमन जीनोम में। बेस पेयर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो आप याद रखना कितना बेस पेयर होता है, ये वैल्यू याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, क्रोमोजोम नंबर 1 को हम लार्जेस्ट क्रोमोजोम बोलते हैं। इसीलिए तो हमने बोला था कि क्रोमोजोम नंबर 1 का सीक्वेंसिंग होने में सबसे ज्यादा टाइम लग गया था, है ना। तो लार्जेस्ट क्रोमोजोम कौन है? लार्जेस्ट क्रोमोजोम जो है बेटा ये कौन है? ये क्रोमोजोम नंबर 1 है। ठीक है, ओके। क्रोमोजोम नंबर 1 को लार्जेस्ट क्रोमोजोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जीन पाया जाता है। कितने जीन होते हैं? 2968 जीन्स, याद रखना है 2968 जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, 2968 जीन पाया जाएगा इसमें। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम किसे कहा जाता है? तो बाई क्रोमोजोम को हम स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम बोलते हैं। क्रोमोजोम नंबर 1 को हम लार्जेस्ट बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, और बाई क्रोमोजोम को हम स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्मॉलेस्ट? क्योंकि इसमें सबसे कम जीन पाया जाता है। कितना जीन होता है? 231 जीन, 231 जीन्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखिए फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे लार्जेस्ट जीन कौन होता है। ये तो मैंने बोला लार्जेस्ट क्रोमोजोम, अगला बात है लार्जेस्ट जीन। जीन की बात किया जाए, लार्जेस्ट जीन हम बोलते हैं डिस्ट्रोफिन जीन को। ठीक है, लार्जेस्ट जीन किसे कहा जाता है? डिस्ट्रोफिन जीन को। डिस्ट्रोफिन जीन, इसी जीन को खराब होने की वजह से, इसी जीन में म्यूटेशन होने की वजह से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप वो क्लास 11th में लोकोमोशन और मूवमेंट वाला चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रोफिन जीन में कितने, क्यों लार्जेस्ट जीन इसे बोला जाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बेस पेयर होता है। जीन्स में नंबर ऑफ बेस पेयर कितना होता है? 2.4 मिलियन बेस पेयर, मिलियन बेस पेयर होता है। ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रोफिन जीन का लोकेशन याद रखेंगे। इसका लोकेशन कहां होता है? लोकेशन ऑन एक्स क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोसोम। आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रोफिन जीन कहां पे मिलेगा, कौन से क्रोमोजोम पे पाया जाता है? तो गलती से मत बोल देना कि क्रोमोजोम नंबर 1 होता है। ये मत सोचना कि क्रोमोजोम नंबर 1 लार्जेस्ट होता है तो लार्जेस्ट जीन लार्जेस्ट क्रोमोजोम पे पाया जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। कोई भी जीन किसी भी क्रोमोजोम पे पाया जाता है, वो तो डिस्कवरी के बाद पता चलेगा। तो डिस्ट्रोफिन जीन कहां पे पाया गया है? एक्स क्रोमोजोम पे। ये ह्यूमन जीनोम में डिस्कवरी से पता चला। अगली बात है बेटा 5 नंबर का पॉइंट, स्मॉलेस्ट जीन किसको बोलते हैं? स्मॉलेस्ट जीन किसे कहा जाता है? तो स्मॉलेस्ट जीन कहते हैं टीडीएफ जीन को, टीडीएफ जीन को कहा जाता है। अच्छा, टीडीएफ जीन को हम एसआरवाई जीन भी बोलते हैं, एसआरवाई जीन भी कहते हैं। टीडीएफ का मतलब होता है टेस्टिज डिटरमिनिंग फैक्टर। फुल फॉर्म आप चाहे तो लिख सकते हैं इसका, टेस्टिज डिटरमिनिंग फैक्टर। ठीक है, ये सिर्फ बाई क्रोमोजोम पे मिलेगा, ये फीमेल में नहीं पाया जाता क्योंकि ये बाई, इसका लोकेशन कहां पे है?
बाई क्रोमोजोम पे, ये लोकेटेड ऑन बाई क्रोमोजोम, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसकी लोकेशन कहां पे है बेटा? बाई क्रोमोजोम पे। बोले इसको सबसे स्मॉलेस्ट जीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सबसे कम बेस पेयर होता है। कितने बेस पेयर होते हैं टीडीएफ जीन में? तो टीडीएफ जीन में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर होता है बेटा 14 बेस पेयर होते हैं, 14 बेस पेयर होता है। एनसीईआरटी में इसको 14 बेस लिख दिया है, लेकिन आप उसको बेस पेयर याद रखेंगे, यहां पे भी बेस पेयर याद रखना है, ठीक है, यहां पे। तो एक बार फिर से बोलो, ह्यूमन जीनोम में कितने मिलियन बेस पेयर होंगे? तो याद रखना है 64.7 मिलियन बेस पेयर होंगे। इसको बिलियन में आप बोलोगे 3.1647, इतना बिलियन बेस पेयर बोल सकते हो। लार्जेस्ट क्रोमोजोम कौन है? तो क्रोमोजोम नंबर 1 है, जिसमें कितने जीन्स पाए जाते हैं? 2968 जीन पाए जाएंगे। स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम किसे बोलते हैं? क्रोमोजोम नंबर 22 को बोलते हैं। कितना जीन पाया जाएगा? 231 जीन्स पाया जाएगा। लार्जेस्ट जीन है डिस्ट्रोफिन और स्मॉलेस्ट जीन है टीडीएफ जीन, जिसे एसआरवाई जीन बोलते हैं। इसका लोकेशन है ऑन द एक्स क्रोमोजोम, इसका लोकेशन है ऑन द वाई क्रोमोजोम। अब हमने 5 पॉइंट कर दिया, 6 नंबर पॉइंट, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके आगे। देखिए 5 नंबर हो गया, 6 नंबर पॉइंट में लिखेंगे बेटा। 6 नंबर पॉइंट में क्या लिखना है कि ह्यूमन जीनोम में अभी तक हम लोगों ने, पहले हम क्या मानते थे, जब तक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पे काम नहीं हुआ था, जब तक हम इस रिसर्च को नहीं किए थे, तो हमारे वैज्ञानिकों का मानना था कि लगभग 30,000 जीन पाए जाते हैं ह्यूमन जीनोम में। लेकिन जब वैज्ञानिकों का क्या मानना था कि लगभग 80,000 से 1,40,000 जीन पाए जाते हैं बिफोर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये एस्टीमेट था, ये गेस करते थे वैज्ञानिक लोग। पर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको कितना जीन बोलना है? तो अकॉर्डिंग टू HGP कितने जीन्स होते हैं ह्यूमन जीनोम में? ह्यूमन जीनोम हैव 30,000 जीन्स। कितना जीन्स होता है बेटा? 30,000 जीन्स होता है, ठीक है, 30,000 जीन होता है। अब अच्छा, लेकिन प्रीवियस एस्टिमेट कितना था? पहले कितना हम ऐसा गेस कर रहे थे? तो विच इज मच लेस देन प्रीवियस एस्टिमेट। प्रीवियस एस्टिमेट कितना था? 80,000 से 1,40,000, ऐसा हम मान करके चल रहे थे कि इतना जीन होता है। लेकिन यह बात गलत है, ठीक है। कितना जीन होता है याद रखना है। ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन जीनोम में कितना जीन्स पाए जाते हैं याद रखेंगे बेटा, 30,000। काइन दहाइन सैकड़ा हजार 10,000, 30,000 है, ठीक है, ओके। अब देखेंगे 7 नंबर पॉइंट में, ओवर 50% जीन्स हैव अननोन फंक्शन। नोन फंक्शन। देखो हमारे वैज्ञानिकों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे काम किया, लेकिन 50% से ज्यादा जीन ऐसा है जिसका वैज्ञानिक लोग फंक्शन निकाल ही नहीं पाए। क्या करता है वो, क्या करता था नहीं, क्योंकि ये सब जीन जो है ना वो बहुत पुराने जीन है। अब देखो हमने बताया था कि नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसमें क्या होता है, जीन को एक्सप्रेस करवा करके देखा जाता था कौन जीन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। 50% जीन का फंक्शन कुछ पता ही नहीं चला। तो ये बात याद है, 50% से ज्यादा, मैं गलत बोला, 50% नहीं बोलना है, ओवर 50% बोला बेटा। ऐसा आया हुआ है क्वेश्चन, ऑप्शन में लिख देगा कितने % जीन का फंक्शन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी पता नहीं चला, तो आप बताना है ओवर 50%, 50% मत बोलना, ठीक है। यहां पे देखना है 8 पॉइंट में, लेस देन 2% जीन्स कोड फॉर प्रोटीन। कोड फॉर प्रोटीन। कितने % जीन कोड करते हैं प्रोटीन के लिए? हमारे बॉडी में देखो 50% जीन का तो फंक्शन हमको पता है, मतलब लेस देन 50% से ज्यादा का फंक्शन हमको नहीं पता है, यानी लगभग अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास में फंक्शन हमें पता है। और वो सारे के सारे जीन क्या हमारे बॉडी में फंक्शनल है? क्या हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए प्रोटीन बनाता है? नहीं। वो पहले क्या काम करते थे उनका फंक्शन हमने जान लिया है।
पर एट द टाइम हमारे पास कितना परसेंट जीन है, लेस देन 2% जीन जो है वो ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन बन रहा है, जैसे मेलानिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, कैरेटिन हो गया। ह्यूमन बॉडी में जो अभी करंटली प्रोटीन बन रहा है, हमारे बॉडी में जो कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, उनमें कितना परसेंट जीन इन्वॉल्व है, लेस देन 2% उन प्रोटीन्स को बनाने में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और याद रखना है बेटा, 8 नंबर पॉइंट है, मैं इधर लिख देता हूं। SNP होता है, एक चीज होता है जिसे हम बोलते हैं SNP। SNP का पूरा नाम क्या होता है? SNP का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, अच्छा, लेस देन 1% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। SNP कितना होता है? लेस देन 1% जो है अपना पॉपुलेशन है उसमें देखने को मिलता है। ये क्या होता है? SNP का मतलब होता है, वैज्ञानिकों ने ये बात को पता लगाया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये डिस्कवर हुआ है कि एक न्यूक्लियोटाइड को चेंज होने से जो हमारे बॉडी में म्यूटेशन होता है उसे हम बोलते हैं SNP। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से जो पॉलीमॉर्फिज्म आता है, जो जेनेटिक मेकअप चेंज होता है, तो बोलता है कि कितना ऐसा लोकेशन है, कितना हम ह्यूमन जीनोम में कितने ऐसे जगह है जहां एक न्यूक्लियोटाइड चेंज करता है। तो इसका याद रखना बेटा, 1.4 मिलियन आपके NCERT में वैल्यू दिया गया, 1.4 मिलियन लोकेशन। ठीक है, SNP समझ में आया? देखो SNP का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो A नाम का कोई आदमी है, B नाम का कोई आदमी है, तो A में लिखा गया है AATTCGCCA, सपोज ऐसा सीक्वेंस है। अब B नाम के आदमी में क्या लिखा गया है? AATT। अब यहां C है तो यहां पे मान लिया मैंने कर दिया, यहां पे मैंने कर दिया मान लो G। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? GGCCA। तो देखो एक ही न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ ना, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से जो म्यूटेशन होता है, जो जेनेटिक मेकअप पे चेंजिंग आता है, उसे बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फिर से एक बार बोलिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 30,000 जीन हम जानते हैं, 30,000 जीन होता है, ऐसा डिस्कवरी हुआ है। प्रीवियस एस्टिमेट हमारा कितना था? 80,000 से 1,40,000 तक। 50% जीन का फंक्शन, ओवर 50% जीन का फंक्शन अभी तक पता नहीं है वैज्ञानिकों को। लेस देन 2% जीन हमारे बॉडी में प्रोटीन के लिए कोड करता है। और SNP का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। SNP एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म जो आती है, तो एक न्यूक्लियोटाइड अपने लोकेशन को डिफरेंट टाइम्स चेंज कर सकता है ह्यूमन जीनोम में। कितनी बार? 1.4 मिलियन टाइम्स। ठीक है, तो ये चीज हो गया। एक और लास्ट बात समझ लीजिए कि अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने पढ़ लिया, सारी बात समझ ली, ये करेंगे क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो हमने नॉलेज ऑब्टेंड किया है, इन नॉलेज का क्या करेंगे? तो बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो भी आपने नॉलेज ऑब्टेंड किया है, इस नॉलेज को आप बायोटेक के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में ट्रांसफर करोगे, ताकि जेनेटिक डिसऑर्डर को हम ट्रीटमेंट कर सके। 1200 जीन्स ऐसे देखे गए हैं, ध्यान से सुनना है, ये एप्लीकेशन की बात हो रही है, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता नहीं है। 1200 जीन्स ऐसे है बेटा, 1200 जीन्स ऐसे है जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ना। 1200 जीन ऐसे हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर को कॉज करते हैं ह्यूमन जीनोम में, जिसमें अल्जाइमर है, कैंसर है। ठीक है, उसके बाद फिर और तमाम तरह की आपको जो जेनेटिक डिसऑर्डर हमने बताया है, वो सारे के सारे बीमारियां जो है वो 1200 जीन्स में म्यूटेशन होने की वजह से या 1200 जीन के एबनॉर्मल होने की वजह से होता है। ठीक है, इनसे जो एबनॉर्मल प्रोटीन बनता है। अगर हम ह्यूमन जीनोम पढ़ चुके हैं और ह्यूमन जीनोम की पूरी बात समझ चुके हैं, तो हम इसके नॉलेज को अप्लाई करके हम सीक्वेंस को समझ सक करके उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट ढूंढ सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन हम समझ पा रहे हैं, वाइड लेवल पे एप्लीकेशन है। ठीक है, और आपको तो पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया था, तो इसी के साथ साथ में बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी का एक नया ब्रांच पैरेलल में डेवलप किया गया था। उसका मकसद क्या था पैरेलल में डेवलप करने का? क्योंकि ह्यूमन जीनोम की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है ह्यूमन जीनोम में, तो उसे हम पेजेज में लिख करके नहीं रख सकते। मैंने बताया था 3300 पेज बनेगा, 3300 बुक्स बनेगा, और हर बुक्स में 1000 पन्ने होंगे, और हर पन्ने में 1000 लेटर्स होंगे, 1000 लेटर होंगे। तो इतने सारे, तो तब तो पूरा लाइब्रेरी बन जाएगा। तो इसलिए इसको हम कंप्यूटर जैसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, और उसी में हम इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं ताकि रिट्राइवल आसान हो, हम आसानी से वापस डेटा को ला सके। जैसे गूगल में होता है ना, कोई चीज़ सर्च करना होता है, आप 1 मिनट के अंदर में ला सकते हो, पर वही चीज़ को आपको किताबों में बड़ा सा लाइब्रेरी में दुनिया में कहाँ रखा गया है इन्फॉर्मेशन। डिस्ट्रोफिन जीन के बारे में कोई जानना चाहता है, अब वो इन्फॉर्मेशन जो है एक्स क्रोमोसोम पे होता है, क्या सीक्वेंस है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इसमें आसान करता है, डिटेल में ज़्यादा जाने का नहीं। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। बच्चों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, दोस्तों को हेल्प करें, इंडिया को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।